हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस पढ़ाने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा भगवान गौतम बुद्ध जी के बारे में मनाई जाती। चलिए थोड़ा सा आपको बताते हैं। देश में दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि पर बौद्ध धर्म के संस्थापक जो कि भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। ठीक है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। पता था कि नहीं आपको? भगवान महात्मा बुद्ध जो थे भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। बुद्ध पूर्णिमा न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्रीलंका, वियतनाम, चीन, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। श्रीलंका में इस दिन को क्या बोलते हैं? वेसाख के नाम से मनाते हैं। ठीक है। तो जान लिया बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ये हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कुछ उनके क्विट्स देख लेते हैं भगवान बुद्ध के जो इन्होंने बताया था। ठीक है। एक क्विट्स इनके बारे में कहा जाता है, किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है। इन्होंने बताया किसी के प्रति, क्या कहा इन्होंने? किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी नहीं प्राप्त की जा सकती। ईर्ष्या मनुष्य के या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देता है। एक इन्होंने ये बताया था और दूसरा इन्होंने ये बताया था, बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हमेशा क्रोध में रहना गर्म कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़े रहने के समान होता है। इसमें हमारा भी हाथ जलता है। ओके। तो भगवान बुद्ध को सत सत नमन। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उन्हें याद किया गया। ठीक है। अब चलते हैं, अपना पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या स्टार्ट किया। 10th साइंस स्टार्ट की थी, उसमें से आज मेरा कौन सा लेक्चर है? 9th लेक्चर। ओके। मेरा चैनल बायोलॉजी मेंटर है। जो बच्चे नए हों फिर से कह रहे हैं उन सब्सक्राइब कर लें, और जो देख रहे हैं वो और भी अपने फ्रेंड्स को जो भी हैं उन्हें शेयर करें और बोलें इस पर पढ़ने के लिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है और उसका नाम आप लोग जान ही रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है। तो मैंने अब तक कितनी रिएक्शंस पढ़ा दी थी? 4 हो गई थी मेरे पास। तो 5वीं अभिक्रिया लेने जा रहा हूँ। ठीक है। बहुत अच्छे से पेन और कॉपी ले लेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे साथ साथ। ओके। अपघटन अभिक्रियाएं, इनको बोलते हैं डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस। जो डिकम्पोज होती हैं, जो टूटती हैं। अपघटन का मतलब होता है टूटना। ओके। अब देखते हैं इनको। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है। कह रहे हैं वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन कहलाती हैं। अपघटन डिकम्पोजिशन कहलाती हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे इस डेफिनेशन को कवर करेंगे। कुछ नहीं, सिंपली बोलो, पीछे में पढ़ा चुका हूँ ना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, वही की ले रहे हैं। ये कह रहे हैं वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, दैट इज अपघटन
अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये तो मेरी डिफिनेशन हो गई। अब आते हैं हम इनके उदाहरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं, ऊष्मा या विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती हैं। ये अभिक्रियाएं किसमें संपन्न होती हैं? ऊष्मा या विद्युत के प्रभाव में। ठीक है, पहली रिएक्शन लेते हैं। 2KClO3 ये ऊष्मा देने पे क्या करती है? 2KCl + 3O2 में बदल जाती है। अब देखें, ये ऊष्मीय अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। तो पहली हमारे पास ये कवर हो जाती है। दूसरी क्या होती है? आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट जो है हमारे पास ऊष्मा के द्वारा Fe2O3 + SO2 + SO3 में कवर हो गई। एक प्रोडक्ट अभिकारक है, उससे जब डिकम्पोजिशन होगा, जब ताप का प्रभाव पड़ेगा या विद्युत का प्रभाव पड़ेगा, तो ये रिएक्शन 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएंगी। जैसा कि मैंने यहाँ डिफिनेशन में देखो कह रहे 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाएंगी। ऊपर वाली रिएक्शन हमारी कितने विभाजित हो रही? 2। ठीक है, नीचे 1 2 3, 2 या 2 से अधिक में कवर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको बोल रहे हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, 1-2 लाइन बोल देते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। कह रहे हैं, इन अभिक्रियाओं में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। हमारी 2 रिएक्शंस के लिए बोल रहा है। ये जो हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं, इनके लिए कह रहे हैं, इसमें अभिकारक जो है एकल है। एकल का मतलब एक ही अभिकारक है। ये 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो रहा है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब बोल रहे हैं, इन अभिक्रियाओं के उत्पादों को मिलाने पर किन्हीं भी अवस्थाओं में पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? ये मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ, 8th लेक्चर में। जिसे डाउट हो वो मेरा 8वां लेक्चर फिर से देखे जाके, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बताया था कि ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है यानी उत्पाद, और जो अभिकारक होता है यानी रिएक्टेंट को दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये वाली रिएक्शंस लेते हैं, ये CaCO3 3rd नंबर पे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब हम ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं? ऊष्मा। तो कैल्शियम कार्बोनेट है ये, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा जब देते हैं, इसका मतलब होता है वही ऊष्मा ही दी है इसमें। ठीक है, ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड में उत्पाद बन जाता है। ओके, अब ये कह रहे हैं कैसे, इसमें कह रहे हैं, अब मैं इसको हिंदी में बोल दे रहा हूँ। ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो जाता है, ये बोल रहे हैं। इतना हो गया। अब कह रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के अनेक उपयोग हैं, जिनमें से एक ही उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड के बहुत से उपयोग होते हैं, तो बोले एक इसका उपयोग कौन सा है? सीमेंट के निर्माण में इसे यूज करते हैं। क्या करते हैं? सीमेंट के निर्माण में उपयोग में इसे लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, 4th नंबर की। अब इसमें क्या है? सूर्य का प्रकाश। अब देखते हैं, इसकी डिफिनेशन पहले देख लेते हैं, इसको हिंदी में देख ले रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, फिर पढ़ते हैं इसे। कह रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में रखने पर श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, ये व्हाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड, इसको कह रहे हैं सूर्य के प्रकाश में रखने पर, इसको हिंदी में बोलते हैं धूसर रंग। धूसर, इसको हिंदी में बोलते हैं धूसर रंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रे कलर। क्या बोलते हैं? ग्रे कलर। इसको हिंदी में बोलते हैं धूसर रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड Ag तथा क्लोरीन Cl2 में अपघटित हो जाता है। इस पे जब हम AgCl को रख देते हैं, ठीक है, इस पे डालते हैं सनलाइट, सूर्य का प्रकाश,
तो क्या होता है, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन गैस निकलने लगती है। किस कलर का हो जाता, ग्रे कलर का। आ गया समझ में? ठीक है, ये वाली हमारे पास रिएक्शंस हो जाती है। अगर दूसरा एग्जांपल इसका देखें, Ag की जगह Ag ही रहेगा, Cl की जगह Br कर दें, ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। तो बोल रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अपघटित होता है। इसका उपयोग श्याम श्वेत, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, अनडिकम्पोज्ड करके ऐसे करके आता है। तो आप लोगों को मैंने आज एक रिएक्शंस कवर कराई, अपघटन अभिक्रियाएं। इसमें हमें लग रहा है जहां तक कि आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ये मैंने 4 इसके उदाहरण भी देख लिए हैं, 4 एग्जाम्पल्स भी हो गए। 2 तो एकल वाले हैं, एकल अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन रहे हैं। उसके बाद तीसरा हमने देखा है कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा देते हैं, ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कैल्शियम ऑक्साइड का किसमें प्रयोग होता है, सीमेंट बनाने में। आ गया समझ में? और एक मैंने सूर्य के प्रकाश का ले लिया, 3 उष्मा पे ले ली, एक चौथा जब AgCl सिल्वर क्लोराइड को हम धूप में सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर ठीक है सॉलिड प्लस Cl2 गैस निकल जाती है। इसी प्रकार बोल रहे हैं ब्रोमाइड की भी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, AgBr ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2Br बन जाएगा, यहाँ पे Br2 गैस निकल जाएगी। सॉरी, यहाँ पे Ag ही रहेगा क्योंकि Ag तो मेरा है ही है, तो Br चेंज होगा तो यहाँ पे Cl2 गैस निकल जाएगी। सिल्वर एज इट इज रहेगा, Cl की जगह Br आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये क्लियर हो गया। अब मैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो हो गया ना, ये अपघटन अभिक्रियाएं हो गई। अब स्टार्ट करते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, वियोजन अभिक्रियाएं ये भी टूटेंगी। इसका दूसरा नाम होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शंस। हम इंग्लिश इसलिए बोलते हैं ज़्यादा, अब बोलते भी रहते हैं और आप लोगों को लिखते भी रहते हैं, क्योंकि आगे अब जब जाओगे 11th क्लास में, फिर 12th क्लास में, तो अब CBSE बोर्ड की बुक्स चलने लगी, यूपी बोर्ड में। अब ये 70-80% से ज़्यादा तो CBSE बोर्ड ऐड कर दिया गया है, तो उसमें से इंग्लिश के टर्म बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस होंगे। आप लोगों को दिक्कत होगी तो आदत डालिए धीरे धीरे इंग्लिश में हर शब्द को, जो भी जितनी भी इंग्लिश आपको बुक में मिले उसको पढ़ने की। ठीक है, नहीं तो एक साथ आ जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। इसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शंस। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, तो क्या कह रहे हैं, वियोजन, डिसोसिएशन कहलाती हैं। ये तो हो गई हमारी इसकी डिफिनेशन। आप बोलोगे कि अभी अपघटन में भी यही हो रहा था सर और वियोजन में भी यही हो रहा, तो क्या है, अंतर है? हाँ अंतर है, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो डिफिनेशन क्या, चेंज क्या है, वो क्या थी, अनुत्क्रमणीय। तो पहला तो अंतर यही हो गया, क्या है ये, उत्क्रमणीय। अब बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसमें जो एरो निशान देते थे ये उत्क्रमणीय वाला, अनुत्क्रमणीय वाला देते थे एक साइड में, और यहाँ पे देंगे उत्क्रमणीय, मतलब ये यहाँ पे देंगे, और ये हम अभी पढ़ के अपघटन में पढ़ के आए। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, बाकी सब सेम चलती रहेंगी प्रोसेसेस। ओके, देखते हैं, डिफिनेशन सेम हो ही गई है, बस इतना ही डिफरेंस आ गया है। तो नोट्स पहले मैंने लिख दिया है ये, ठीक है, इस नोट्स को ही देख लेते हैं। स्पष्ट है कि अपघटन और वियोजन अभिक्रियाएं एक समान हैं, केवल अंतर यह है कि अपघटन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं जबकि वियोजन अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। देखिए आ गया ना, जो मैं बोल रहा था वही वाला प्रोसेस क्लियर हो गया। क्या मैं अभी बोल रहा था कि केवल एक ही डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस है, वो अपघटन कौन सी होती है, अनुत्क्रमणीय, और हमारे पास वियोजन ये जो पढ़ रहे हैं ये कौन सी हैं, ये है उत्क्रमणीय। बस इतना सा डिफरेंस। आइए उदाहरण के साथ देख लेते हैं। पहला उदाहरण इसमें आता है PCl5। PCl5 क्या है, ये सभी
थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव में संपन्न होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन कहते हैं। उष्मीय वियोजन के कुछ उदाहरण मैं देने जा रहा हूँ, ये सभी उष्मीय उदाहरण के उदाहरण हैं, ठीक है। उष्मीय वियोजन के मतलब थर्मल डिसोसिएशन। आते PCl5। PCl5 का जब डिसोसिएशन होता है तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? PCl3 और Cl2 में। उसके बाद NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का जब डिसोसिएशन होता है तो क्या होता है? यहाँ पे अमोनिया जी प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब आइए हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल यहाँ लेते हैं तो H2 हाइड्रोजन प्लस आयोडीन निकल जाती है। उसके बाद N2O4 लेते हैं, ये किसमें कवर्ड होता है? 2NO2 में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है जितने भी थे ये 4 उदाहरण मैंने ये देख लिए। ये कौन से थे? थर्मल डिकम्पोजिशन के, उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन के उदाहरण देख लिए। अब ये कह रहे हैं, अब ये मैंने जो पॉइंट लिखा है इसको देख लेते हैं। ये अभिक्रियाएं समान परिस्थितियों में, क्या कह रहे हैं? ये अभिक्रियाएं समान परिस्थितियों में अग्र तथा विपरीत, ये कह रहे हैं ये अभिक्रियाएं समान परिस्थितियों में अग्र तथा विपरीत। अग्र मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब विपरीत मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों ही दिशाओं में चल सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबिलिटी का साइन बना है, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये आगे भी जा सकती हैं और पीछे भी आ सकती हैं। इनमें अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं और उत्पाद से अभिकारक भी बना सकते हैं। गॉट इट? अब यहाँ पे क्या करें? अग्र तथा विपरीत, इसी का मतलब हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको बोलेंगे हिस ऑफ एरो को बोलेंगे आगे साइड, और विपरीत बोल रहे हैं पीछे बैकवर्ड साइड में बोल रहे हैं। हुआ इतना क्लियर? ओके। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं। ये पॉइंट है उष्मीय वियोजन, कह रहे हैं के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद ठंडा होने पर, मतलब उष्मीय वियोजन ये जो मैंने किए हैं इनके उत्पाद को ठंडा हो जाने दीजिए, इनको ठंडा हो जाने दीजिए राइट हैंड साइड में, यानी ठंडा हो जाने के फलस्वरूप, ठीक है, संयुक्त होकर पुनः मूल यौगिक बनाते हैं। ठंडा होने पर पुनः मूल यौगिक में बना देते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, ये वाला PCl5 मैंने ले लिया, अब उससे मुझे क्या बना? PCl3 और क्या बना? Cl2। इसको ठंडा हो जाने देते हैं। ये अभिकारक था ना, ओके। ये क्या थे? उत्पाद थे। उत्पाद दोनों ठंडा होने के बाद फिर से PCl5 बना लेंगे, तब क्या होंगे? ये दोनों बना लेंगे तो अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक, अभिकारक से उत्पाद, ये दोनों साइड के अभिकारक तथा उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे अच्छा वियोजन अभिक्रियाओं का यही एक पॉइंट होता है, बेनिफिट होता है, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबिलिटी साइन को फॉलो करती हैं, दोनों साइड में चल सकती हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं जबकि, एक अंतर देख लीजिए, जबकि अपघटन में ऐसा नहीं होता है। अपघटन जो अभिक्रियाएं थी अभी 5वें नंबर पे जो पढ़ी थी उसमें ऐसा नहीं होता है। अब बताइए यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं क्लियर हुआ? है ना? ठीक है। अब हम इसके बाद में कल हमारे पास, अब कंप्लीट करिए, 2 ही पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर तैयार नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो अपघटन और वियोजन 2 अभिक्रिया आज मैंने कंप्लीट की हैं। दोनों में, इसमें मैंने उसके अंतर बता दिए, एक अनुत्क्रमणीय है, दूसरी उत्क्रमणीय है, ठीक है। दोनों को अच्छे से देख लेंगे, लर्न कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट की रिएक्शंस जो आगे हैं उनमें नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।